करुणा जी अपना रामायण का पाठ कर रही थी। पति के जाने के बाद उन्होंने अपना पूरा ध्यान भगवान में लीन कर लिया था, जिस कारण उन्हें अकेलापन भी महसूस नहीं होता था कि तभी बहू ने उनके हाथ से रामायण की किताब छीनकर दूर पटक दे मारी। बुढ़िया, वैसे तो एक काम बता दो तो तेरे कमर दर्द से फटी जाती है। अब यहाँ 2 घंटे से बैठकर भगवान का जाप कर रही है, तब तेरी कमर दर्द नहीं कर रही? चल चुपचाप होकर छत से कपड़े लेकर आ। करुणा जी बोली, बहू थोड़ी अभी बारिश हो रही है और कपड़े तो वैसे भी सील हो गए होंगे। अगर मैं फिसल गई तो तुम्हारा ही खर्च बढ़ जाएगा। रेनू तमतमाते हुए बोली, बुढ़िया तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे ना बोलने की? चुपचाप होकर कपड़े लेकर आओ, वरना तेरा वह हाल करूँगी कि। करुणा जी चुपचाप छत पर कपड़े लेने के लिए चली गई, लेकिन जैसे ही सीढ़ियों से आ रही थी उनका पैर फिसला और वो धम्म से नीचे आ गिरी और उनकी तेज चीख निकल पड़ी। रेनू दौड़ती हुई आई और अपने कपड़े गीले देखकर करुणा जी को 2 लात मारकर बोली, बुढ़िया खाने के नाम पर तो पूरी रसोई चट कर जाती है, तुझे दौड़कर यह कपड़े नहीं लाए गए। करुणा जी दर्द से बिलबिला रही थी। उन्हें बिलबिलाता देख रेणु का दिल एक पल के लिए भी नहीं पसीजा और गुस्से में रसोई से एक थपकी लेकर आई और जैसे ही मारने चली कि उसके गले पर पड़ी चटाक की आवाज़ से उसके कान के दोनों पर्दे खुल गए। माँ जी आप ठीक तो हो ना? करुणा जी उसे चेहरे को देखते ही पहचान गई। उस आदमी ने करुणा जी को सहारा देकर उठाया। करुणा जी बोली, बेटा तुम यहाँ कैसे? माँ जी मैं तो आपका और बाबूजी का हालचाल पूछने आया था। बहुत दिन हो गए, आप लोग दिखे ही नहीं। बाबूजी कहाँ हैं? उस आदमी ने इधर उधर देखकर पूछा तो करुणा जी की आंखें भर आईं और वह बोली, बेटा वह मुझे अभागन इस दुनिया में दर दर की ठोकरें खाने के लिए अकेला छोड़कर चले गए। इतना सुनते ही वह आदमी करुणा जी के कदमों में बैठकर फूटकर रोने लगा और बोला, माँ जी आप चलिए मेरे साथ, आप मुझे अपना बेटा ही समझिए। हाँ आपको ऐसा घर तो नहीं मिलेगा रहने के लिए, पर जिस तरह से मैं गुजारा कर रहा हूँ आपसे वादा करता हूँ आपको भूखे नहीं रखूँगा। करुणा जी बोली, नहीं बेटा मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहती। अब मेरी ज़िंदगी बची ही कितनी है, जैसे तैसे गुजार लूँगी। बहुत देर तक करुणा जी का हालचाल पूछकर वह भारी कदमों से वापस चला गया। तो रेणु को समझ में नहीं आ रहा था आखिर यह कौन था जो इस बढ़िया सी इतनी हमदर्दी दिखा रहा था। रेणु करुणा जी को आंखें दिखाते हुई बोली, ए बुढ़िया कौन था ये? कौन कौन से तूने यार पाल रखे हैं? करुणा जी बहू को कुछ जवाब नहीं दी और सीधा अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर धम्म से लेट गई। उनकी आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बह निकली। उनके पति जगदीश बाबू एक सीधे साधे इंसान थे। उनके 2 बेटे पढ़ लिख कर अपने अपने घर गृहस्थी के हो गए थे। जगदीश जी एक दिन देर रात ड्यूटी से लौट रहे थे कि उनका एक एक्सीडेंट हो गया और उनकी एक पैर में गंभीर चोट आने की वजह से वह खुद से फिर नहीं पा रहे थे। बेटे बहू ने उनसे बिल्कुल ही मुंह फेर लिया था। अस्पताल में 2 दिन रखकर ही डॉक्टर के मना करने के बावजूद भी ज़बरदस्ती घर ले आए कि इतना खर्चा इन पर कौन करेगा। करुणा जी बेचारी पति को खुद ही कंधे का सहारा देकर डॉक्टर के पास तक लेकर जाती, क्योंकि टैक्सी और ऑटो का पैसा भी बेटों ने देने से मना कर दिया था। उनके पास जितने भी पैसे बचे थे उसी में वह अपने पति का इलाज करा रही थी। एक दिन पंकज की नज़र जैसे ही करुणा जी पर पड़ी, वह दौड़कर आया और बोला, माँ जी आप ऑटो क्यों नहीं लेते हैं?
रोज आपको देखता हूँ इसी तरह आते जाते। करुणा जी की आंखें भर आईं। तो पंकज को समझते देर ना लगी। उसने जगदीश जी को अपने कंधे पर डाला और अस्पताल दिखाने ले गया। यह पंकज का अब हर हफ्ते को गया था। पंकज हर बार जगदीश जी को कंधे पर डालकर अस्पताल ले जाता और उन्हें घर के बाहर लाकर छोड़ देता। करुणा जी और जगदीश जी के लिए तो वह किसी भगवान का अवतार ही था। पर इतना सब कुछ करने के बाद भी जगदीश जी उन्हें भारी दुनिया में अकेले छोड़कर चले गए थे। अचानक कुछ गिरने की आवाज़ से करुणा जी ख्यालों से बाहर आईं और अपनी बहू से बोली, अरे बहू, जरा एक कप चाय तो दे दे, सूखी गले फंसती है। करुणा जी ने अपनी बहू रेनू को आवाज़ लगाते हुए कहा, घर में दूध खत्म हो गई है बुढ़िया, पानी तो पड़ा है ना कमरे में, उससे खा ले और फिर शोर किया तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। रेनू ने नेल पॉलिश लगाते हुए कहा। रेनू ध्यान से नेल पॉलिश लगा रही थी कि तभी किसी ने उसके चेहरे पर दूध दे मारा। दूध की बौछार से रेनू हड़बड़ा कर कहती है, तुमने यह क्या किया? तुम्हारी इतनी हिम्मत? रुको, तुम्हारे भैया को बुलाती हूँ। हाँ, बुला लो, जिसे बुलाना है बुला लो, मैं भी किसी से डरता नहीं हूँ, समर ने कहा। कि तभी रेनू का पति संजय दंदनाता घर में घुसता है और समर से कहता है, यह कैसी हरकत है समर? विदेश से लौटे हो तो क्या जो मर्जी सो करोगे? यह तुम्हारी भाभी हैं, तुम्हारी माँ समान, और तुम उनके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो, अपमान कर रहे हो इनका। वाह भैया, घर में माँ को पुराने सामान की तरफ फेंक रखा है और यहाँ मुझे बड़ा ज्ञान दे रहे हो। समर ने कहा, वैसे मुझे एक बात बता, तुझे कब से माँ की इतनी फिक्र होने लगी? खुद तो जाकर विदेश में बस गया और इस बुढ़िया को हमारे कंधे बांध दिया, एक बार भी फिर झांकने नहीं आया और अचानक से आकर माँ की इतनी तरफदारी कर रहा है। संजय ने कहा। यह सारे शोर सुनकर करुणा जी कमरे से बाहर आईं और इतने सालों बाद समर को देखकर चौंक जाती हैं। लगभग 5 साल पहले समर छात्रवृत्ति पर विदेश पढ़ाई करने गया था। पहल तो अपने घर पर हमेशा ही फ़ोन करता था, पर पापा के देहांत के बाद उसने जैसे घर से सारे रिश्ते ही तोड़ दिए। जो कभी करुणा जी फ़ोन करती तो वह 1000 बहाने बनाकर फ़ोन काट देता। तो इस पर संजय अपनी माँ से कहता है कि जब तक पापा जिंदा थे और इसे पैसे देते थे तब तक यह सही था, और अब जब पता ही है इसे यहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला, अपना असली रूप दिखा दिया। संजय और रेनू करुणा जी के कान भरने लगे और यह साबित कर दिया कि समर उसका बेरी है। उस वक्त संजय और रेनू का व्यवहार काफ़ी अच्छा था, तो करुणा जी भी समर को भुलाने लगी और इसी तरह बातों ही बातों में एक दिन संजय ने धोखे से घर अपने नाम कर लिया। घर उनके नाम होते ही संजय और रेनू का रवैया भी पूरी तरीके से बदल गया। रेनू तो अपने सास के साथ नौकरों जैसा सुलूक करती थी, उन्हें दाने दाने को मोहताज रखती थी। एक दिन की बात है, बारिश होने वाली थी और छत पर कपड़े सूख रहे थे, तो रेनू ने अपने कमरे में लेटे लेटे करुणा जी को आवाज़ लगाकर छत पर से कपड़े लाने को कहा, जिस पर करुणा जी अपने घुटने दर्द की वजह से धीरे धीरे जाती हैं। बारिश शुरू हो जाती है।
हड़बड़ के चक्कर में वह फिसल कर गिर जाती हैं। उन्हें काफ़ी चोट भी आती है, जिससे उनकी चीख निकल जाती है और चीख और गिरने की आवाज़ से रेणु दौड़कर आती है। करुणा जी को यूं गिरा देखकर उसे दया नहीं आती। उल्टा उसके कपड़े गीले हो जाने की वजह से वह आग बबूला होकर उन्हें 2 लात मारकर कहती है, कमबख्त, इस बुढ़िया ने तो नर्क मचा रखा है। खाने के नाम पर तो यह हमारा पूरा भंडार खाली कर दे, पर काम के समय इसके बदन को लकवा मार जाता है। करुणा जी रोने लगी। एक तो गिरने की वजह से उनसे खड़ा भी नहीं हो जा रहा था, ऊपर से बहू के ताने और मार खाकर वह अपने जीवन से विरक्त हो चुकी थी। वह हर रोज ईश्वर से उसे उठा लेने की प्रार्थना करती थी, पर भगवान भी जैसे उनसे नजरें फेर कर बैठे थे। इसी तरह करुणा जी बड़े कष्ट से अपना जीवन काट रही थी। इसी बीच रेणु के मायके से उसके भैया भाभी बच्चों समेत कुछ दिनों के लिए आते हैं। रेणु यहाँ भी करुणा जी को जलील करने का एक मौका नहीं छोड़ती। उसकी भाभी के साथ वह दिन भर बैठे गप्पे लड़ाती थी, जबकि बच्चों की मालिश, नहलाना को खाना बनाना, यहाँ तक कि घर में मौजूद सभी के कपड़े धोने का जिम्मा करुणा जी पर दे दिया था। दिन भर करुणा जी काम करके पूरे तरीके से थक जाती और जहाँ जगह मिलती वहीं सो जाती। एक शाम वो किचन में सो ही रही थी कि रेणु और संजय उन्हें काफ़ी आवाज़ दे रहे थे, पर उनकी नींद नहीं खुली। तो संजय जाकर रसोई में अपनी माँ को सोता देख गुस्से में उन्हें एक लात मारकर जगाकर कहता है, जब देखो खाना और सोना, और कोई काम है भी या नहीं आपको। करुणा जी को अचानक नींद इस तरह से टूटने से उन्हें काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वह कहती हैं, नालायक, अपनी माँ को लात मारते हुए तुझे जरा भी शर्म नहीं आती। धोखे से यह घर हड़प लिया और अब यह माँ नौकरानी बन गई। अब मैं भी तुझे कोर्ट तक ले जाऊंगी, तुम सबको अंदर करवाऊंगी। अब और नहीं सहूंगी तुम लोगों के अत्याचार। करुणा जी के इस बात पर रेणु और संजय कहाँ के मार के हंसने लगे और फिर संजय कहता है, कोर्ट में जाएगी, जाइए ना, फिर उसके लिए सबूत और पैसे दोनों है ना आपके पास, वरना फिर इस पागल बुढ़िया की बातों का यकीन कौन करेगा। पागल बुढ़िया होगी तेरी सास। करुणा जी ने संजय से कहा, क्या कहा बुढ़िया, तूने मेरी माँ को पागल कहा? रुक, तुझे मैं अभी बताती हूँ। यह कहकर रेणु एक चाटा करुणा जी के गाल पर जड़ देती है। अरे रेणु, तुम क्यों गुस्सा हो रही हो? यह पागल है, यह हम नहीं, इनकी डॉक्टरी जांच कहती है। संजय यह कहकर फिर अपनी माँ से कहता है, माँ, हम पहले ही जानते थे कि आप ऐसा कभी ना कभी तो करोगी ही, इसलिए हमने यह आपका मेडिकल सर्टिफिकेट पहले ही बनवा रखा है, ताकि जब आपको ऐसे उच्च विचार आए आप चीखने चिल्लाने के अलावा और कुछ ना कर सके। क्या तूने अपनी माँ को पागल साबित कर दिया? यह कहकर करुणा जी रोने लगी, पर हालात से समझौता करने के अलावा उनके पास और कौन सा रास्ता बचा था। आज वह अपने बहू से एक कप चाय मांग रही थी, क्योंकि रेणु उसे हर रोज बासी और सूखी रोटियां ही देती थी, और तभी समर घर पर आकर सब कुछ अपनी आंखों से देख लेता है। वह सीधा रसोई में जाकर दूध देखकर उसे उठाकर रेणु के चेहरे पर मार देता है। इतने सालों बाद अपने छोटे बेटे को अपने लिए खड़ा देख करुणा जी के आंसू बहने लगते हैं और रोते रोते ही वह समर से कहती हैं, बेटा, अच्छा हुआ तू आ गया।
ले चल मुझे यहाँ से। देख इन्होंने मेरी क्या हालत कर दी है। मुझे लात मारते हैं, खाना नहीं देते और तो मुझे पागल साबित कर दिया समाज में। चिंता मत करो मम्मी, मैं आपको लेने ही आया हूँ। पहले मैं सेटल नहीं था इसलिए आपको अपने पास नहीं ले जा पाता था, पर अब आपका यह बेटा आ गया है तो अब आपको इनके साथ रहने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं आपको अपने साथ विदेश ले जाऊंगा। पता है आप जल्दी ही दादी बनने वाली हैं। समर ने कहा। क्या तूने शादी भी कर ली? करुणा जी ने कहा। हाँ माँ, मैंने तनु से शादी कर ली है। वो भले ही विदेश में पली बढ़ी है पर वह दिल से भारतीय ही है। जब उसे पता चला कि मेरा परिवार है भारत में, वह यहाँ आना चाहती थी, पर उसकी ऐसी हालत में मैं उसे इतनी दूर नहीं ला सकता था, इसलिए आपको उसके पास ले जाऊंगा। देखना वह आपको देखकर कितना खुश हो जाएगी, समर ने कहा। उसके बाद समर करुणा जी को लेकर विदेश चला जाता है। करुणा जी जब हवाई यात्रा कर रही थी तो उन्हें आज अपनी आज़ादी का अनुभव हो रहा था। वह खुद को बड़ा भाग्यशाली समझ रही थी कि क्या हुआ जो एक बेटे ने मुझे खून के आंसू रुलाए, मेरा दूसरा बेटा मेरी आंसू तो पोंछने आया। अब वह अपने जीवन के आखिरी दिन सुकून से बिताएंगी। यही सोचते हुए समर के साथ विदेश चली गई। घर काफ़ी बड़ा तो नहीं था पर सुंदर से सजा हुआ किसी महल से कम भी नहीं लग रहा था। समर करुणा जी को सोफे पर बिठाकर अपनी पत्नी तन्नू को आवाज़ लगाता है। समर के आवाज़ से एक सुंदर लड़की जो कि अपने गर्भावस्था के आखिरी दौर में थी, धीरे धीरे आकर करुणा जी के पास होती है। करुणा जी बहुत खुश होकर सोचती हैं कि यह विदेश में रहकर भी अपने संस्कार नहीं भूली और एक मेरी वह बहू है जो भारत में रहकर भी हमारे संस्कारों से कोसों दूर है। फिर तन्नू कहती है, मम्मी आप थक गई होंगी, आप जाकर आराम कीजिए, मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। करुणा जी भावुक होकर कहती हैं, तुम्हारी ऐसी हालत है, ज़्यादा काम नहीं करो, मैं तो हूँ ना, जो भी खाने पीने का मन हो मुझे बता देना, मैं बना दिया करूँगी। ठीक है मम्मी, जैसा आप कहें। पता है मम्मी, समर मुझसे कहता था कि मेरी मम्मी ऐसी हैं वैसी हैं, पर आज मुझे आपसे मिलने का मौका मिल ही गया और जितना मैंने सुना था समर से, उससे कहीं ज़्यादा अच्छी हैं आप। तन्नू ने कहा, ठीक है बहू, अब बहुत हो गई मेरी तारीफ़, अब तुम जाकर आराम करो। मैं समर की मदद से तुम्हारे लिए छुहारे का हलवा लाकर बनाकर आती हूँ। मुझे पता है अब तक मेरे पोते या पोती को अच्छा स्वादिष्ट खाना नहीं मिला होगा, तो अब जब तक वह नहीं आ जाता अपनी दादी के हाथों से बने स्वाद ही उठाएगा, करुणा जी ने कहा। उसके बाद तनु अपने कमरे में चली गई और समर अपनी माँ के साथ रसोई में। थोड़ी देर बाद समर तनु के पास आता है और एक धीमे मुस्कान के साथ खड़ा हो जाता है। तनु एकदम से उछल कर कहती है, ओह समर, यू आर सो राइट, हमें यह आइडिया पहले ही अपना लेना चाहिए था। सच में तुम्हारी माँ को बेवकूफ़ बनाना कितना आसान है। सच ही कहा था तुमने। यहाँ मेड के लिए कितने खर्च करने पड़ते हैं और हमें वह मुफ्त में ही मिल गया। आई कांट बिलीव, ओ माई गॉड, आई एम सो हैप्पी। तनु धीरे, वरना मम्मी सुन लेगी। देखो इस पेड़ के भी फीस है। समर ने कहा, फीस पर तुम तो कह रहे थे मम्मी मुफ्त में है। तन्नू ने कहा, अरे बाबा, फीस मतलब इन्हें हमारे इरादे का कभी पता नहीं चलना चाहिए। हमें इनसे हर काम करवाना है,
बस मीठा मीठा बोलकर। हमारा काम भी निकलेगा और पैसे भी बचेंगे, समर ने कहा। फिर यूं ही दिन बीतते गए और समर को बेटी हुई। सभी कोई खुश थे कि तभी तनु कहती है, मम्मी आप इसे ज़्यादा टाइम अपने पास ही रखना ताकि यह आपसे ज़्यादा जुड़ सके। तनु यह सब ऊपर ही ऊपर कह रही थी। असल बात तो यह थी कि उसे अपनी बेटी को उसके दादी नहीं आया के पास रखने का इरादा था। एक दिन करुणा जी समर से कहती हैं, बेटा तेरे भैया ने तो मुझसे धोखे से घर हथिया लिया और अब उसकी नज़र मेरे एक और ज़मीन पर है जो मैं गुड़िया के नाम करना चाहती हूँ। वह आज के बाज़ार में काफ़ी महंगी भी है, तो तू मुझे एक बार के लिए भारत ले चल सकता है क्या, ताकि मैं यह सारा काम निपटा कर वापस बिना कोई चिंता के यहाँ रह सकूं। ज़मीन का नाम सुनकर ही समर और तनु की बाँछें खिल गई। फिर समर कहता है, ठीक है अब की बार हम सभी चलेंगे। इसी बहाने से तनु के भी भारत दर्शन हो जाएंगे। फिर सभी भारत पहुंच जाते हैं और वह सभी एक होटल में ठहरते हैं। तो फिर संजय भी वहां पहुंच जाता है और कहता है, मैंने सुना है आप अपनी खोई ज़मीन इनके नाम करने वाले हैं। ऐसा नहीं हो सकता, जो मिलेगा दोनों को बराबर मिलेगा। क्यों? जब वह यह घर अपने नाम कर रहा था तब तुझे यह ख्याल नहीं आया? करुणा जी ने कहा। हमें यह छोटा सा घर देकर समर को बड़ा हिस्सा देने जा रही हैं, और तो और इतनी बड़ी ज़मीन है आपके पास। यह बात भी आज तक मुझसे छुपा कर रखी है। वह तो आप लोगों पर मेरे आदमी की नज़र थी, क्योंकि मुझे पता चल गया था आप लोग आने वाले हैं। या तो वह ज़मीन का हिस्सा बराबर लेंगे या फिर मैं केस करूँगा। और यह मत भूलिए, आपके पागल होने का सबूत है मेरे पास। संजय ने कहा, भैया पिछली बार मम्मी अकेली थी, पर इस बार वह अकेली नहीं है जो आपकी धमकी से डर जाएंगी। आप तो बस अपना रास्ता देखो, आपका हो हाल करूँगा कि सड़क पर आ जाओगे। समर ने गुस्से में कहा, अरे जा जा, बड़ा आया मुझे सड़क पर लाने वाला। खुद तो विदेश में सेटल है, फिर भी यहाँ की ज़मीन हड़पने आ गया और अब मुझसे उल्टा उलझ रहा है। मैं भी देखता हूँ यह ज़मीन तुम अकेले कैसे हड़पते हो। यह कहते हुए संजय वहाँ से निकल गया। उसके निकलते ही करुणा जी उसके पीछे निकलती हैं और समर से, मैं इसे अभी बता कर आती हूँ, यह कहकर जाती हैं। फिर वह संजय से कहती हैं, सुन संजय, मैं वह ज़मीन तेरे नाम करने को तैयार हूँ, पर तुझे यह घर मेरे नाम करना होगा ताकि मैं इसके बदले तुझे वह ज़मीन देने के लिए समर को मना सकूं। बहू, दरअसल इस घर में काफ़ी यादें हैं जो अमूल्य हैं, वह जुड़ी हुई हैं। कह तू राजी है? हाँ ठीक है, संजय ने कहा। फिर तू जल्दी कागजात बनवा, मैं इधर सब कुछ तैयार कराती हूँ। संजय फिर कागजात तैयार कर जब करुणा जी के पास जा रहा होता है, तभी रेनू उससे कहती है, सुनिए जी, मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। कहीं ऐसा ना हो यह घर भी हमारे हाथ से चला जाए और उधर भी हमें कुछ ना मिले। अरे मैं इतना बेवकूफ़ थोड़े हूँ, पहले मम्मी के कागजात देखूँगा, फिर इस कागज़ पर साइन करूँगा, संजय ने कहा। संजय ने फिर फ़ोन किया समर को और कहा वह माँ से बात करना चाहता है। तो इस पर करुणा जी कहती हैं, आज शाम को तेरे यहाँ ही आ रहे हैं, तभी सारी बातें होंगी। पर माँ, हम वहाँ क्यों जाएंगे? आपने भैया को ऐसा क्यों कहा?
समर ने कहा, बेटा चल ना वहाँ, उसे तेरा हिस्सा चाहिए था ना। उसके साथ मैंने ऐसी चाल चली है कि वह अब हमारे काम कोई अड़चन नहीं डालेगा। तू बस वहाँ कोई आपत्ति मत जताना, सिर्फ मेरे हाँ में हाँ मिलाना। आज मेरे बच्चों को मैं ऐसा सरप्राइज़ दूंगी कि वह हमेशा याद रखेंगे। करुणा जी ने ऐसा कहा बच्चों को। समर ने चौंकते हुए कहा, हाँ तुझे भी तो सरप्राइज़ ही मिला है ना, कि जब तेरी बच्ची के लिए इतनी बड़ी ज़मीन मैंने दी तो अब तेरे भैया को भी तो सरप्राइज़ मिलना चाहिए ना। करुणा जी ने कहा, फिर सभी संजय के यहाँ जाते हैं। संजय कहता है, माम मैंने आपके कहे अनुसार कागजात तैयार करवा लिया और साथ में वकील को भी ले आया। ज़रा आपके तैयार कागजात मुझे दिखाइए, फिर मैं इन पर भी साइन कर दूंगा। यह ले बेटा, यह रहे कागजात, मैंने साइन कर दिया है, तू देख ले। करुणा जी ने कहा। कागजात के पहले पन्ने को देखकर ही संजय इतना खुश हो जाता है कि वह झटपट उन कागजात पर साइन कर देता है। कागजात अपने हाथों में लेकर करुणा जी कहती हैं, चल अब तू और रेनू इस घर से चलता बन, और तू समर। करुणा जी अपनी पूरी बात पर खत्म भी नहीं कर पाती थी कि समर खुश होकर कहता है, हाँ मम्मी पता है, भैया से आप दोनों ही छीनना चाहती थी, मैं पहले ही समझ गया, और यह सही भी है। इसने जो किया आपके साथ, उसके बाद तो यह होना ही चाहिए। अरे रुक जा, भैया का इतना बखान करने से पहले खुद अपने गिरेबान में भी झांक ले। तू भी जो पहली फ्लाइट की टिकट मिलती है बुक करा ले, तुझे भी तो जाना होगा ना। करुणा जी ने कहा, क्या कह रही हो मम्मी, सिर्फ मुझे, आप भी तो जाएंगी ना हमारे साथ। समर ने कहा, देख बेटा, तुम दोनों ने अपनी बूढ़ी माँ का बड़ा फ़ायदा उठा लिया। एक ने धोखे से घर हड़प कर मुझे नौकरानी बना दिया, तो दूसरे ने फ्री की आया और कामवाली की जगह मुझे दे दिया। तो अब बताओ किस लायक बेटे को मैं दूँ। संजय, तू जिस कागजात को देखकर इतना खुश हो रहा है ना, ऐसी कोई ज़मीन मेरे पास है ही नहीं। यह तो मैं वापस भारत आने और तुम दोनों को सबक सिखाने के लिए झूठ कहा था, क्योंकि अगर इस ज़मीन का लालच ना होता तो समर मुझे यहाँ वापस कभी नहीं लाता, और ना ही संजय मुझे यह घर वापस करता। समर, उस दिन जब तू और तेरी विदेशी पत्नी मेरा उपहास उड़ा रहे थे, तभी मैंने तय कर लिया था कि अब बहुत हो गया। बेचारी बनकर रहना। अगर एक माँ अपने बच्चों के लिए पूरी दुनिया से लड़ सकती है, तो वह उन बच्चों से नहीं लड़ सकती क्या। करुणा जी ने ऐसा कहा। बुढ़िया हमें नहीं देगी जायदाद तो किसे देगी, समर तमतमाते हुए बोला। तो करुणा जी ने पंकज को आवाज़ लगाई। दोनों बेटे चौंकते हुए बोले, यह कौन है माँ। करुणा की बोली, यह वही है जिसने तुम्हारे बाबूजी को बचाने के लिए अपनी जान लगा दी थी, और तुम दोनों ने उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया था। जो बेटे अपने पिता के लिए अपना फर्ज पूरा नहीं कर सकते, उन्हें मेरी जायदाद में कोई हिस्सा लेने का भी कोई हक नहीं। बुढ़िया, तू इस भिखारी को हमारे हिस्से की जायदाद देगी। दोनों बेटे तमकते हुए बोले। तो करुणा जी समर और संजय को एक एक चांटा लगाकर धक्के मारकर घर से निकालते हुए बोले, जाओ अब तुम विदेश और एक नई आया ढूंढ लेना, और तू संजय उस ज़मीन पर अपने लालच का मकान खड़ी कर लेना, और मैं यहाँ सुकून से अपने जीवन के आखिरी दिन बिताऊंगी। मैं इस घर को दान कर दूंगी,
पर तुम जैसी औलाद को एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगी। चाहती तो तुम दोनों को मुझे ठगने के लिए पुलिस के हवाले भी कर सकती थी, पर तुम लोगों के लिए फ़िलहाल इतना ही बहुत है। फिर तुम लोगों की वजह से तुम्हारे बच्चे क्यों भुगते? अपने दोनों बेटों और अपने जीवन से हमेशा के लिए दूर कर दिया। उसके बाद करुणा जी ने सब कुछ पंकज के नाम कर दिया और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगी। पंकज भी करुणा जी को एक माँ की तरह प्यार करता और उन्हें हमेशा खुश रखने की कोशिश करता। बूढ़े माता पिता हमारे घर में बूढ़ा वृक्ष भले ही फल ना दे सके, पर उसकी छाया काफ़ी है हमें सुकून की शाम देने के लिए। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। एक प्रेरणादायक कहानी है। अगर आपको हमारा ये कहानी पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को एक लाइक ज़रूर कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन में ऑल बटन को ऑन कर दें। मेरे इसी तरह के वीडियो आपको हमेशा मिलते रहेंगे। मिलते हैं ऐसे ही प्रेरणादायक कहानी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।